जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार, दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है आध्यात्म और जीवन का बहुरंगी रंग। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सवाल सिर्फ कैरियर का नहीं रहता, बल्कि पर्पस, पीस और इनर कॉलिंग का हो जाता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी ही पर्सनैलिटी जिनकी जर्नी इंजीनियरिंग से शुरू होकर राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, साइकोलॉजी, हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी तक जाती है। वह एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, एमबीए और काउंसलिंग साइकोलॉजी में मास्टर्स हैं, 20 से ज्यादा वर्षों से न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में लिख रहे हैं, एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर हैं और साथ ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन, रेकी और टैरो जैसे हीलिंग प्रैक्टिसेस में प्रोफेशनल एक्सपर्टीज रखते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज उनकी पहचान सिर्फ डिग्रीज या डेजिग्नेशन से नहीं, बल्कि भगवत गीता की प्रैक्टिकल विजडम और श्री कृष्णा की टीचिंग्स को मॉडर्न लाइफ से जोड़ने के उनके प्रयासों से है। तो आज हम बात करेंगे कैरियर शिफ्ट्स की, कंफर्ट जोन से बाहर आने की, राइटिंग और पब्लिक स्पीकिंग की, हीलिंग के अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशंस की और उस स्पिरिचुअल जर्नी की जो लाइफ को सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, मीनिंगफुल बनाती है। तो आइए वार्म वेलकम करते हैं मिस्टर प्रांजल जोशी का। प्रांजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। सभी श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं प्रांजल जी। आपकी जर्नी शुरू होती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, एक ऐसा फील्ड जिसे लोग स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी से जोड़ते हैं। तो इंजीनियरिंग की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ और इनिशियल प्रोफेशनल रोल्स आपके क्या थे? किस तरह से ये सारी सफर की शुरुआत हुई? कुछ बताइए इसके बारे में। सफर बहुत लंबा रहा, सफर बहुत भिन्न रहा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने की तो मेरे को ये जो डिवाइस है कंप्यूटर, हाँ, ये बचपन से इसका फैसिनेट किया। मुझे लगता था कि यही ये 1990s में जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती थी हार्ट में कि ये जो डिवाइस है जिसे कंप्यूटर बोलते हैं, तो ये आगे चल के बहुत ज्यादा मॉडिफाई होने वाली है और आगे जाके बहुत ज्यादा इसमें तब्दीली आने वाली है और ये सारी दुनिया को तब्दील करने वाली है। तो मेरा जो एक तरह का कह लीजिए अटैचमेंट था, एक फैसिनेशन था उस डिवाइस से और उसकी जो कैपेबिलिटीज थी उससे, तो मैंने इसलिए ये विषय चुना था। तो जो आज भी मैं जो टेक्नोलॉजी होती है उससे बहुत फैसिनेट रहता हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है आज की दुनिया जो है उसको आगे ले जाने में जो टेक्नोलॉजी है उसका सबसे बड़ा योगदान है। और जब हम वर्ड यूज करते हैं साइंस, तो साइंस के बाद अक्सर हम साथ में जो शब्द का प्रयोग करता है वो टेक्नोलॉजी है, साइंस और टेक्नोलॉजी है। तो चलिए, एक सेफ जॉब छोड़कर फ्रीलांसिंग और सेल्फ ड्रिवन लाइफ चुनना ये आसान नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आने की हिम्मत दी, या कोई खास ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको एनकरेज किया हो या आपको सहारा दिया हो? ऐसा क्या हुआ उस समय जब आपने सोचा कि मैं एक सेफ जॉब छोड़ के इधर आ जाऊं, फ्रीलांसिंग करूं? देखिए, मुझे लगता है जिंदगी में कोई भी जोन सेफ जोन नहीं होती है। जहां पे भी हम लोग तो रिलेटिवली रिलैक्स्ड फील करते हैं, हम उसको सेफ जोन मान लेते हैं। परंतु जीवन जो है ना, वो सेफ नहीं है। सेफ जोन भी कोई जोन नहीं है। एक्चुअली जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था ना, तो मैंने पहली बार भगवत गीता पढ़ी थी। तो भगवत गीता का मैसेज जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें कुछ खास है। खास इसलिए है क्योंकि ये इसमें वो क्षमता है कि ये जिंदगी तब्दील करती है। जिंदगियों को तब्दील करने की एक अद्भुत क्षमता है श्रीमद् भगवत गीता में।
और अगर आप देखेंगे तो ये किताब ये ग्रंथ पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है ना? और बस लगभग जितनी भी भाषाएँ दुनिया में हैं, सभी में इसका अनुवाद उपलब्ध है और दुनिया भर में इसको एक मार्गदर्शक के तौर पे, एक परम सत्य के तौर पे लोग पढ़ते हैं और इससे एक बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब भी आप देखना, कभी भी आप जीवन में अगर तकलीफ में हैं, आप संशय में हैं, तो एक बार भगवत गीता को खोल के पढ़ें। आप चाहे जिस भाषा में पढ़ें, जिसमें भी आपको पढ़नी है, आप एक इमीडिएट टच ऑफ रिलीफ या एक डिवाइन टच महसूस करेंगे। एक दिव्य अनुभूति हो सकती है और आपको जो आपकी समस्या है, उससे थोड़ी देर के लिए ही सही एक सुकून मिलेगा और आपको लगेगा कि मुझे कोई सहारा मिल रहा है या मुझे कोई ऐसा मिल रहा है जो मुझे एक नया मार्ग मिल रहा है। तो ये बात है करीबन 2003 की, जब मैंने पहली बार भगवत गीता पढ़ी थी। और भगवत गीता की टीचिंग्स जो है बहुत ही सबलाइम टीचिंग्स हैं, बहुत अच्छी टीचिंग्स हैं और इनको पढ़ के ना हमें एक पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो उसमें क्लैरिटी मिलती है। और फिर ये एक टर्निंग पॉइंट था। दूसरा टर्निंग पॉइंट आया 2014 में, जब मैं मुंबई में नेशनलाइज्ड बैंक में नौकरी कर रहा था। मैंने 2011 में मैंने जॉइन किया था। मैंने एक चीज़ मैंने देखी थी, मैंने बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का एग्ज़ाम क्लियर किया था और बहुत सारे बैंक्स में मेरा चयन हुआ था, करीबन 8 बैंक्स में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने मुंबई में जॉब कर रहा था बैंक में। तो 2014 में मैं मुंबई में कुछ हीलर्स से मिला, क्योंकि मुंबई बहुत बड़ा शहर है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो हीलिंग से जुड़े थे। तो वो एक और टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हीलिंग जो होती है, भगवत गीता इज़ फूड फॉर द सोल। हीलिंग जो है वो आमतौर पे हेल्थ, रिलेशनशिप्स और फाइनेंसेस, इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए दी जाती है। और वो भी एक ड्रिफ्ट था, शिफ्ट था लाइफ में। तो वो मैंने जब मैं आई फेल्ट एट पीस, आई फेल्ट रिलैक्स्ड जब मैं हीलर बना और मैं हीलिंग से जुड़ा। चलिए, इसी आप टर्निंग पॉइंट के नाम पे प्रांजल जी, हम यहाँ एक गाने के लिए रुक जाते हैं, एक गाना सुनते हैं और फिर आगे आपका भगवत गीता से जो जिस तरह से संबंध बना और जिस तरह से आपने उसको प्रोपेगेट किया, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। जी जी। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भग भाल पर। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ,
सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर। ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूँ। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूँ मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। तो वेलकम बैक प्रांजल जी। अब हम आगे बातचीत शुरू करते हैं। आज आपकी लाइफ में श्री कृष्ण और भगवत गीता का बहुत गहरा प्रभाव दिखता है। तो गीता आपके जीवन में एक बुक की तरह आई या एक गाइड की तरह? कुछ इसके बारे में बताएंगे? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है कि भगवत गीता जीवन में गाइड की तरह आई या एक पुस्तक की तरह आई। मेरे जीवन में एक व्यक्ति की तरह आई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की वाणी है भगवत गीता। तो मुझे लगा कि स्वयं श्री कृष्ण गाइड कर रहे हैं, तो वो एक कृष्ण भगवान एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति के तौर पे गीता मेरे जीवन में आई, इसने मेरा मार्गदर्शन किया। भगवान किसी भी तौर पे आपको अपना स्मरण करा सकते हैं। लोग तीर्थ जाके भगवान का स्मरण करते हैं, लोग दर्शन करके भगवान का स्मरण करते हैं, लोग ग्रंथ पढ़कर भगवान का स्मरण करते हैं। इसी प्रकार से जब मैंने पहली बार पढ़ी तो मुझे व्यक्ति के रूप में मार्गदर्शन मिला, क्योंकि भगवत गीता में एक शब्द का प्रयोग किया है भगवान श्री कृष्ण ने, सुहृद। सुहृद एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है मित्र या हितैषी। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे परम हितैषी एवं मित्र हैं। तो ये अनुभूति मुझे होने लगी। ऐसे भगवत गीता जब मेरे जीवन में आई। चलिए, तो अब ये बताइए कि बहुत लोग गीता पढ़ते हैं और लेकिन बहुत कम लोग उसे जीते हैं। पढ़ते हैं लोग बाग लेकिन उसे जीते नहीं है। तो गीता ने सक्सेस, फेलियर और पर्पस को देखने का आपका नजरिया कैसे बदला? मतलब क्या ये चेंज ग्रेजुअल हुआ या एक साथ हुआ? ये शिफ्ट कैसे हुई? ये सारा जो नजरिया आपका बदला? देखिए, भगवत गीता दुनिया भर में पढ़े जाने वाला ग्रंथ है और अलग अलग लोगों पर इसका जो प्रभाव है वो भी अलग अलग पड़ता है ना। अगर कोई व्यक्ति तमोगुण के अधीन है तो प्रभाव अलग होगा, रजोगुण के अधीन है तो प्रभाव अलग होगा, सतोगुण के अधीन है तो प्रभाव अलग होगा। और अलग अलग लोगों की परिस्थितियां भी अलग होती हैं और वो उन लोगों पे अलग अलग प्रभाव डालती है। भगवत गीता का ये एक बहुत अद्भुत है भगवत गीता की एक बात
तो ये बात सच है कि ये एक मैनुअल है जो हमको पर्पस ऑफ लाइफ बताता है। पढ़ने वाले बहुत हैं, जीने वाले कम है, ये बात सच है। परंतु जो जीने वाले हैं उनको कहीं न कहीं जीवन में इसकी आवश्यकता महसूस होती है कि हमारा जीवन भिन्न होना चाहिए, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ डिफरेंट है। क्योंकि आहार, निद्रा, भय, मैथुन सामान्यमेतद् पशुभिर् नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। इसका अर्थ ये है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो पशु भी करता है। 84 लाख योनियों में से जो पशु योनियां हैं उनमें भी ये सब होता है, परंतु मनुष्य देह दुर्लभ है और मनुष्य देह विशेष भी है, क्योंकि इसी देह में हमें आत्म साक्षात्कार का अवसर मिलता है। और आत्म साक्षात्कार का जब हमें अवसर मिलता है तो हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। मानव जीवन के लिए कहा गया है कि ये जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटने का एक सुनहरा अवसर है, अच्छा अवसर है, और ताकि हम जो भगवान का लोक है, गोलोक वृंदावन, उसको प्राप्त कर सके। बहुत खूबसूरती से आपने बताया कि अच्छा, कोई विशेष श्लोक या कोई ऐसी टीचिंग शॉर्ट में बताएंगे जो आपको सोच या डिसीजन मेकिंग को कंप्लीटली ट्रांसफर करता है? गीता में से कोई श्लोक या कोई ऐसी चीज आप खास बताना चाहें तो फिर हम अब किसी दूसरे और टॉपिक पे और बात करेंगे, लेकिन इस गीता के बारे में कोई चीज बताना चाहें आप, भगवत गीता के? भगवत गीता में हम इसको श्रीमद् भगवत गीता भी कहते हैं। श्रीमद्, हम जैसे किसी व्यक्ति के नाम के आगे श्री लगाते हैं, ऐसे ग्रंथों के नाम के आगे श्रीमद् लगाते हैं पूरे सम्मान के साथ, है ना। श्रीमद् भगवत गीता है ये। भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान अर्जुन को एक गीत के रूप में दिया, ठीक है। इसमें कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, है ना। तो सबसे पहला जो श्लोक है वो धृतराष्ट्र ने इंक्वायरी की है संजय के साथ। तो आपने कहा कोई भी एक श्लोक पे हम चर्चा कर सकते हैं, तो मैं पहला 1.1 यानी पहले अध्याय का पहला श्लोक है। धृतराष्ट्र उवाच, है ना। धृतराष्ट्र कौन है? राजा धृतराष्ट्र। उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र यानी जैसे हम तीर्थ स्थल होता है वो कुरुक्षेत्र। राजा कुरु ने वहां पे यज्ञ किया था, इसलिए कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयोत्सवः। समवेता मतलब है असेंबल्ड, वहां पे एकत्रित हुए। युयोत्सवः युद्ध की कामना लिए वहां पे जो एकत्रित हुए। माम कहा पांडवास चैव। माम कहा मतलब मेरे पुत्र। पांडवः पांडु पुत्र। चैव वहां पे जो एकत्रित है, चा का मतलब है और, है ना। तो किम अपूर्वता संजया, उन्होंने क्या किया। तो अब आप देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता के पहले जो श्लोक है उसमें धृतराष्ट्र संजय से एक प्रकार की इंक्वायरी कर रहे हैं कि एक इंक्वायरी से शुरू होती है भगवत गीता की। जो कुरुक्षेत्र है, जो धर्म क्षेत्र है, यहाँ पर एकत्रित मेरे पुत्रों ने यानी कौरवों ने और पांडु के पुत्रों ने यानी पांडवों ने जो युद्ध की इच्छा से वहां पे एकत्रित हुए हैं, उन्होंने क्या किया, है ना। तो ये संजय से धृतराष्ट्र कह रहे हैं, ये भगवत गीता की शुरुआत है, पहला श्लोक है ना। तो ये भगवत गीता में 4 जो है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण गुरु की भूमिका में है, अर्जुन शिष्य की भूमिका में है, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और मैं 2 श्लोक और हैं उनका भी उल्लेख करना चाहूंगा। हाँ बताइए। हालांकि आपने केवल एक के लिए कहा था, परंतु मुझे लगता है कि वो 2 श्लोक हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, इसलिए मैं उनका जिक्र करना आवश्यक समझता हूँ। 18वां अध्याय जो है वो अंतिम अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। 18वां अध्याय 65वां श्लोक, मन मना भव मद भक्तो। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवेश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। यानी हे अर्जुन, मेरा स्मरण कर, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माय डिवोटी, मेरा भक्त बन, वर्शिप मी, मेरी वर्शिप कर, और आप मुझे जो है मुझे नमस्कार कर, और इस प्रकार तू मुझे प्राप्त होगा। और ये मैं वो अर्जुन को वादा कर रहे हैं, क्योंकि वो अर्जुन उनके बहुत प्रिय मित्र हैं, है ना। अपने मित्र को एक प्रकार का वादा कर रहे हैं कि ऐसा करने से तू मुझे प्राप्त होगा, यानी मेरी भक्ति को, मेरे लोक को प्राप्त होगा, है ना।
ये अपने भक्त अर्जुन को, अपने मित्र अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ये गाइडेंस दे रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 18.65, 18वें अध्याय का 67वां श्लोक है, जिसमें 18.66, जिसमें कंप्लीट सरेंडर की बात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी सभी प्रकार की जो मत है उनको छोड़ के केवल मेरी शरण में आ जाए हे अर्जुन, और मैं जो है जितने भी पाप हैं उन सब से तुझे मुक्त कर दूंगा। किसी भी प्रकार का भय मत रख। कि श्री कृष्ण एक जो है, भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु भी है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, और वो अपने शिष्य के तौर पे अर्जुन को ये बता रहे हैं। और अर्जुन यहाँ पे निमित्त बने हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान मानवता के कल्याण के लिए दिया है, और जो अर्जुन है यहाँ पे निमित्त बने हैं। चलिए, बहुत खूबसूरती से आपने हमें बता दिया। अब हम थोड़ा सा रुख बदलेंगे हमारी बातचीत का, लेकिन उससे पहले एक गाने के लिए रुक जाते हैं, एक छोटा सा पॉज लेते हैं। मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। किस उजले दर्पण पर प्राणी, किस उजले दर्पण पर प्राणी, भूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
छाया मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोल। मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला हीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हाँ, वेलकम बैक प्रांजल जी। आप पिछले 20 से ज्यादा वर्षों से राइटिंग कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ब्लॉग्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। तो अब ये जो शुरुआत हुई आपकी लिखने की, ये कैसे हुई और पहली पब्लिश्ड बाईलाइन कौन सी थी या उसकी फीलिंग कैसी रही आपकी, कुछ उसके बारे में शेयर कर सकते हैं? देखिए, ये अजमेर की बात है। मैं स्कूल में पढ़ता था 7वीं कक्षा में। ओके। तो हमारे जो हिंदी के अध्यापक थे, उन्होंने हमें एक हिंदी में एक विषय पे निबंध लिखने को कहा, पूरी क्लास को। तो सबसे पहले वो निबंध मैंने लिख लिया और मैं उनके पास अच्छा। अपनी जो नोटबुक है वो लेके गया। अरे वाह। हाँ। तो उन्होंने वो निबंध पढ़ा और वो आश्चर्यचकित रह गए और बहुत ज्यादा प्रभावित हुए मेरी लेखन क्षमता से। ओहो, अच्छा। इस जीवन में पहला मौका मेरे आया जब मुझे मेरे अंदर के लेखक को किसी ने पहचाना। और मेरा मानना है, जो एक टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, उसके पास एक अद्भुत क्षमता होती है और अद्भुत एक आइज होती है कि वो कुछ जो टैलेंट है, ये कैपेबिलिटी है जिसको हम बोलते हैं ना, प्रतिभा है या क्षमता, वो उसको तुरंत पहचान लेता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसको नहीं देख पाता है, उस गुण को। ओके। तो वहां से मुझे मेरे अंदर के लेखक को उन्होंने पहचाना। फिर किसी व्यक्ति से, किसी फॉरेनर से मेरी कोई बातचीत हो रही थी, उनको कुछ लिख के मैंने भेजा। तो उन्होंने कहा कि आप जो है, आप में एक क्षमता है अपनी बात रखने की, वो बहुत अलग है दूसरों से, आप इसको, इस पे और काम करो, इसको और विकसित करो। तो उनके कहने पे मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू किया। फिर एक बहुत प्रतिष्ठित अंग्रेजी का अखबार है, उसके लिए मुझे लिखने का अवसर मिला, तो मैंने लिखना शुरू किया। ओके। तो उसमें भी मेरा प्रकाशित हुआ। फिर मुझे और अवसर मिले, फिर मैंने और लिखा, फिर मेरे को और अवसर मिले। इस तरह से फिर एक दौर आया जब ब्लॉगिंग का काफी शोर था, काफी चर्चा थी। तो मैंने ब्लॉगिंग करनी शुरू की। उसपे भी मैं बहुत कुछ लिखता रहा। तो वो दुनिया भर में लोगों ने पढ़ा, सराहा, पसंद किया। जो विषय वस्तु मैंने चुनी, वो लोगों ने पसंद की। दरअसल मेरी जो है एक तरीका है लिखने का। मैं ये मानता हूँ, सबसे बड़ा हीरो होता है अनसंग हीरो। हीरो मतलब नायक या फिर महानायक। ये वो व्यक्ति होता है जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती, जो दबा होता है, छुपा होता है, पर वो हजारों लाखों जिंदगियों को प्रेरित करता है, प्रभावित करता है, परंतु उस व्यक्ति के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है। ओके। है ना? ये हीरो वो नहीं है जिसको हमने पर्दे पे देखा है। हीरो वो नहीं है जिसके लिए तालियां बज रही हैं। हीरो वो नहीं है जिसकी चर्चा हो रही है। हीरो वो है जो इस हीरो के पीछे है ना? एक ऐसा व्यक्ति जो अपना योगदान तो देता है, परंतु उसको कोई पहचान नहीं, उस योगदान को या उस व्यक्ति की क्षमता को वो संसार के पास उसकी जो खूबसूरती है, उस व्यक्ति का जो सौंदर्य, वो पहुंच नहीं पाता। जो उसका योगदान है, उसको सराहा नहीं जाता। तो मैं ऐसे अनसंग हीरोज की तलाश करता हूँ। आप अनसंग हीरोज पे लिखते हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ओके। जी। और फिर मैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ और फिर उनको मैं सादी अंग्रेजी में लिखता हूँ ताकि लोगों तक वो बात पहुंच सके। और इसके पीछे जो उद्देश्य है, लोगों को प्रेरित करने का है, प्रभावित करने का है, इस उद्देश्य के साथ ये सब लिखा जाता है। और जो मेरा नजरिया है, वो मैं इसलिए बिल्कुल डिफरेंट रखता हूँ क्योंकि ये वो नहीं है जो लोग जिसकी लोगों को अपेक्षा होती है। ये वो नहीं है जो लोग आमतौर पे पढ़ रहे होते हैं। ओके। तो चलिए, अब ये बताइए, आपने अनसंग हीरोज के बारे में लिखा और आप ऐसे लोगों को बाहर लाते हैं, उनके कामों को बाहर लाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या ऐसी किसी पर्सनैलिटी पर आपने लिखा है जिसने आपको पर्सनली भी बहुत और डीपली इन्फ्लुएंस किया हो? ऐसा कोई खास व्यक्तित्व जिस पर आपने लिखा हो और उस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आप? देखिए, एक व्यक्ति थे जो कि मुस्लिम थे, जिनका नाम था अब्दुल। ओके। है ना? वो
मूलतः उत्तर प्रदेश के थे, परंतु मुंबई चले गए और बहुत साल पहले उनको 1960 के 70 के दशक में 1970 के दशक में उनको एक संत ने दर्शन दिए और अच्छा। उनको एक संत ने बोला कि यहाँ मुंबई में एक मशहूर मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, राधा रास बिहारी जी उनको कहते हैं, इनके लिए आप कपड़े सिलें, इनके लिए अच्छा। ड्रेसेस बनाएं। ओके। तो उन्होंने जो ड्रेसेस बनाई भगवान श्री कृष्ण के लिए, जो उनके विग्रह हैं, डीटीज हैं, उनके लिए, वो सारी दुनिया में उनका नाम हो गया उस व्यक्ति का। और वो इतनी खूबसूरत ड्रेसेस बनाते थे, इतनी खूबसूरत ड्रेसेस बनाते थे जिसका कोई सानी नहीं है। तो अच्छा। उनसे मैं मिला, मैं मुंबई में रहता था, तब मैं उनसे मिला। तो मैं उनकी सादगी से बहुत प्रभावित हुआ। उनके व्यक्तित्व में सादगी भी थी और महानता भी थी। ओके। वो कहीं भी उनमें कोई अहंकार नहीं था और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे वो। ओके। और वो उनकी जो सेवा है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं है, कुछ साल पहले वो कोरोना के कारण गुजर गए, परंतु उनका जो योगदान है वो याद रखा जाएगा। उनकी जो सेवा है भगवान के प्रति, वो बहुत बड़ी सेवा थी। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग। तो आपकी मुलाकात उनसे मुंबई में हुई, अब्दुल से, और वो भगवान के ड्रेसेस बनाते थे, उनके कपड़े बनाते थे। तो ये आप किस तरह से हुई, कुछ बताएंगे प्रांजल जी? कैसे पता लगा आपको उनके बारे में? देखिए, मैंने उनके बारे में कहीं कुछ चर्चा सुनी थी, कहाँ सुनी थी मुझे पता नहीं। मैं उस एक मंदिर में जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, उस मंदिर में गया तो मैंने उस व्यक्ति को देखा और मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा है, मैं आप पे कुछ लिखना चाहता हूँ। मेरे पास एक पेन था और नोटबुक थी। ओके। तो उन्होंने कहा बैठिए और लिखिए। तो मैंने उनका चित्र खींच लिया और मैंने उन पे लिखना शुरू किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके विषय में अखबार में भी कुछ छपा था, तो उन्होंने वो भी मेरे साथ शेयर किया कि मैं देख सकता हूँ। और फिर मैंने उन पे लिखना शुरू किया। तो वो जो मैंने लेख लिखा उसको दुनिया भर में लाखों दफे पढ़ा गया, उसको शेयर किया गया, पसंद किया गया और वो बहुत लोकप्रिय हुआ। वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा कभी। वो जो थे, मेरी उनसे कई मुलाकातें हुई और वो एक बहुत ही अलग व्यक्ति थे। बहुत बहुत वो मजा, व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अद्भुत व्यक्ति थे। मजा आ गया ये बात सुन के। और ये तो वास्तव में जो आपने शुरू में कहा कि अनसंग हीरोज के बारे में मैंने लिखने की शुरुआत की है, तो ये बिल्कुल आपने ऐसे लोगों को आप लाए, और भले ही ऐसे लोग सुर्खियां ना बटोरे, लेकिन सब्सटेंस होता है उनके जीवन में, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। चलिए यहाँ रुक के हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और फिर आगे चलते हैं। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण। एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन। अमृत वाणी बरसा के, बरसा के सबका जीवन सुखदाई किया।
भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, भारत की भूमि पर। आत्मज्ञान करा के सबको मान शान अभिमान छुड़ाया, पहले आप ये मंत्र पढ़ा कर सबको आगे बढ़ाया। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बन, गीता ज्ञान साकार किया, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, भारत की भूमि पर। राजयोग की राह दिखा के परमात्मा मिलन कराया, दिव्य दृष्टि दे करके उन्होंने मानव से देव बनाया। भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा, सारे विश्व में अमर हुआ, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। वेलकम बैक प्रांजल जी। आप लेखन के साथ साथ एक पब्लिक स्पीकर और एक क्विज होस्ट भी है। आपको ज्यादा एनर्जी कहाँ से मिलती है, पेपर पे लिखने से या लाइव ऑडियंस से बात करने से? कुछ इसके बारे में बताएंगे। देखिए, मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था ना, तो मुझे पता इस चीज का बहुत शौक था। जब मैं पहली क्लास में था ना, तो मेरे को मैं एक एटलस थी मेरे पास जिसका नाम था ब्रिजवासी एटलस। ओके, तो मैं अच्छा। एटलस देखा करता था। मैं देखता था दुनिया में गन्ना उत्पादन कहाँ जाता होता है, कॉफी प्रोड्यूसिंग एरिया कौन से हैं, ब्राजील कहाँ है, रूस कहाँ है, यूएस अच्छा। कहाँ है। ये मैं पहली क्लास से ही पहचानने लगा था। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरी रुचि जनरल नॉलेज में बहुत ज्यादा थी, और मैं छोटे स्तर पे क्विज वगैरह कंडक्ट करा करता था स्कूल में भी। और मेरी जनरल नॉलेज के लिए मुझे जो मेरे परिचित लोग थे वो काफी सराहते थे, अच्छा। क्योंकि ये मेरी रुचि थी। और जब आपकी किसी विषय में बहुत ज्यादा रुचि होती है तो आप उस विषय में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, ये स्वाभाविक है ना। तो फिर मैंने और क्विजेस कंडक्ट किए, तो मैं काफी क्विजेस कंडक्ट करने लगा। मैं स्पिरिचुअलिटी पे भी क्विजेस कंडक्ट करने लगा। बहुत सारी मैंने क्विजेस कंडक्ट करी लाइफ में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे।
और आपका जो सवाल था कि भाई पेपर वर्क में ज्यादा मजा आता है एक क्विज में मजा आता है, मुझे लगता है जैसे एक सिक्का होता है, सिक्के के दो पक्ष होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है, इसी प्रकार से पेपर वर्क और क्विजिंग भी रिलेटेड है, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। आप एक करते हैं तो आप दूसरा भी कर सकते हैं, और आप ये दोनों में इनमें एक जुड़ाव है ना। तो जो आप क्विज करते हैं ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप जो है लोगों की आंखों में आंख डाल के उनको एंगेज कर सके क्विजिंग में, उनसे आप सवाल पूछ रहे हैं, जो उसको एक रोचकता भी प्रदान करनी पड़ती है क्विजिंग में, है ना। और बीच बीच में थोड़ा सा हास्य रस भी डालना पड़ता है लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि जब थोड़ा सा कॉमेडी आप करते हैं बीच बीच में तो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बना रहता है उसमें। बिल्कुल, मैं ये सवाल, आपने मेरे सवाल का कुछ जवाब दे दिया। मैं पूछना भी चाह रहा था कि पब्लिक स्पीकिंग में बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल है? क्या कभी ऐसा होता है कि बॉडी लैंग्वेज वर्ड से ज्यादा पावरफुल हो जाती है? क्या कभी ऐसा होता है, लगता है आपको? देखिए, बॉडी लैंग्वेज दरअसल क्या है? बॉडी लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन है जो शब्द नहीं है, शब्दों के अतिरिक्त कुछ है। होता क्या है कि जब एक वक्ता जब मंच पे जाता है या श्रोताओं के सम्मुख जाता है तो आमतौर पे उसकी स्टेट ऑफ माइंड और उसकी बॉडी बहुत डिफरेंटली रिएक्ट कर रही होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग नर्वस हो जाते हैं, उनको एक स्टेज फियर होता है। अगर स्टेज फियर नहीं भी होता है तो अब आप लोगों के सामने खड़े हैं अब, और लोग आपकी हर हरकत को नोटिस कर रहे होते हैं, है ना। आप जो पहन रहे हो वो भी कुछ बोलता है, वो बोलता नहीं है पर वो भी कुछ बोलता है, नहीं बोल के बिना जुबान के भी वो कुछ बोलता है ना। अगर आप मान लीजिए आप डरे हुए हैं, तो आप अलग तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी। आप नर्वस हैं तो लोगों को दिखेगा ये नर्वस है, आप बोलेंगे नहीं, आपकी वो महसूस की जाने वाली चीज है। और कई लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हम शब्दों पे नहीं जाते, हम आपकी ऊर्जा भांपते हैं, हम आपकी एनर्जी को फील करना चाहते हैं, है ना। अगर आप किसी की एनर्जी फील करने की बात कर रहे हैं तो आप बॉडी लैंग्वेज को सबसे पहले नोटिस करेंगे, व्यक्ति की जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी है ना। अब अगर आप देखना किसी भी बड़े वक्ता को देखना, वो उसमें डूब जाता है। बहुत बड़े बड़े वक्ताओं को आपने सुना होगा, आप कभी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखना, वो जो भी कर रहे होते हैं ना उसमें वो पारंगत होते हैं, माहिर होते हैं। वो जब बोल रहे होते हैं तो वो जैसे एक मछली तैर रही होती है ना, मछली के लिए स्वाभाविक है तैरना, क्योंकि उसका शरीर उसी अनुसार बना है। उसी प्रकार एक अच्छे वक्ता जो है वो जब बोलना शुरू करता है तो वो उसी फ्लो में चला जाता है, क्योंकि वो उसी के लिए अब बना होता है, उसी का उसने अभ्यास किया होता है, वो इतना अभ्यस्त होता है कि बोलना उसकी शक्ति भी है और उसकी वो एक खूबी भी है, उसका बिलीफ भी है, क्योंकि जब जो बोल रहा है उस पर उसका पूरा बिलीफ होता है, विश्वास होता है जो बात वो कह रहा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, यकीनन बिल्कुल सही। अब इससे पहले कि आपके दूसरे रुख के बारे में, दूसरे रोल के बारे में हम बात करें, एक गाने के लिए हम रुक जाते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो वेलकम प्रांजल जी।
आप एक प्रोफेशनल हीलर भी हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, रेकी, टैरो जैसे मॉडलिटीज के साथ। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हीलिंग तक का सफर ये कैसे शुरू हुआ? किस तरह से आप हीलिंग की तरफ, हीलिंग से जुड़े? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। दरअसल हुआ ये कि मैं बैंक में नौकरी किया करता था, तो मैं एक दिन शनिवार को हाफ डे हुआ करता था उस दौर में। शनिवार को वर्किंग होता था, चारों शनिवार को महीने में, पर हाफ डे होता था। तो मैं हाफ डे में बैठा रहा था, मैं सोच रहा था थोड़ा जल्दी फ्री हो गया, आज कहाँ जाऊँ? तो मुंबई में मैंने लोकल ट्रेन पकड़ी और मैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस वहाँ चला गया। उसके पास में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मैं वहाँ उस बिल्डिंग में चला गया। अच्छा। तो वहाँ पे एक एरो लगा हुआ था, तो मुझे कुछ एक फीलिंग आई हार्ट में कि मैं इस एरो को फॉलो करता हूँ। तो मैंने उस एरो को फॉलो किया, तो वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा था कि जिसमें डिवाइन वर्ड आता था। ओके। तो मुझे लगा कि इसका डिविनिटी से कोई संबंध है, इसका मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी से कोई संबंध है, तो मैंने एरो फॉलो किए। फिर मैं एक कमरे में पहुंचा। उस कमरे में मुझे 2 अपरिचित लोग मिले। वो दोनों हीलर थे और उन्होंने कहा कि आपका स्वागत है, आप जो है हीलिंग, हम हीलर्स हैं। मुझे मालूम नहीं था ये क्या चीज़ होती है। अच्छा। तो मैंने कहा देखिए आपका जो भी प्रोसेस है ये आप मेरे ऊपर कीजिए। तो उन्होंने मुझे लेटा दिया और मेरी बॉडी पे उन्होंने कुछ क्रिस्टल्स रखे। उसके बाद उन्होंने कोई साउंड प्ले की, ओके। जो हीलिंग साउंड थी, और वो हीलिंग म्यूजिक था और बहुत ही सुकून देने वाला म्यूजिक था। उससे बहुत ज़्यादा मुझे सुकून मिल रहा था और मुझे बहुत एक आनंद की अनुभूति उस समय हुई। जब मैं हीलिंग की प्रक्रिया से मैंने पहली बार हुई, तो मुझे उस ओर स्वाभाविक आकर्षण होने लगा कि ये कुछ अलग हटके है, जो व्यक्ति को दे रहा है, जो वो चाह रहा होता है और उसको अन्यत्र मिलता नहीं है। तो मैंने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया। फिर ये एक हिस्सा है इसका। फिर मैं जब मुंबई में दादर नाम की एक जगह, दादर में एक बिल्डिंग हुआ करती थी, वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे भी मुझे एक अलग कुछ लोग मिले। वो भी हीलर थे, परंतु उनकी हीलिंग पद्धति बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल इससे जो पहली वाली हीलिंग थी उससे बिल्कुल अलग ही हिसाब था उनका। उनसे भी मैं मिला, वहाँ पे भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं वहाँ पे नियमित रूप से जाने लगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। और मैं कई बार तो मैं अकेला ही होता था जो वहाँ जाता था, और उन लोगों ने मेरा हमेशा एक स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया। तो वहाँ पे मैंने हीलिंग पहली बार सीखी थी। वो 2014 की बात है, 12 साल हो गए। वहाँ पे पहली बार मैंने हीलिंग सीखी थी। तो मैंने देखा ऐसा भी कुछ है जो आप अपने लिए भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। और हीलिंग का जो ताल्लुक है मोस्टली हेल्थ यानी स्वास्थ्य, रिलेशनशिप यानी संबंध, और फाइनेंसेस यानी इसमें आपका करियर भी आ गया, और फाइनेंशियल दूसरे जो एस्पेक्ट्स वो सब आ जाता है। इन 3 विषयों के लिए मुख्यतः हीलिंग दी जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। आपको वीटी जैसे बिजी स्टेशन पे एक एरो दिखा और आप उसके एरो के साथ चलते गए और ऐसी जगह पहुंच गए जहां हीलिंग हो रही थी। मतलब अद्भुत है ये तो। किस तरह से आपका ये जुड़ा हुआ, ये तो ये कहना चाहिए कि डेस्टिनी थी। नहीं तो बॉम्बे जैसी जगह पे, और वो भी वीटी स्टेशन के आसपास जहाँ इतनी भीड़ होती है कि आदमी को समझ में नहीं आता मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। हाँ, यकीनन यकीनन वो डेस्टिनी, मुझे भी ऐसा ही लगता है आज भी। और वो जो 2 लोग मुझे मिले थे, उन लोगों से मैं आज तक संपर्क में हूँ। ब्यूटीफुल। और 12 साल पहले, और जहां वो दूसरी जगह मैं गया था, वहां पे भी जो लोग मिले थे, उनमें से भी कुछ से मैं आज भी संपर्क में हूँ, क्योंकि वो लोग अलग थे। वो लोग कुछ अच्छा करना चाहते थे, वो लोग दूसरों का भला करना चाहते थे। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मैं उन लोगों से आज भी संपर्क में हूँ। और मैं भी लोगों को हील करता हूँ, क्योंकि किसी के चेहरे की मुस्कान की वजह आप बने, तो ये भी एक उपलब्धि है। नहीं, आप थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा डीप में जाने दीजिए। आप ये जो हीलिंग है, रेकी है, और ये जो पूरा पैकेज कहूँ या क्या कहना चाहिए, पैकेज तो अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन ये जो हीलिंग का जो टोटल मॉडलिटीज हैं, इसमें रेकी आता है और क्या क्या आता है, कुछ थोड़ा सा मेरे को ब्रीफ में बताइए। हीलिंग जब आप वर्ड यूज करते हैं तो उसमें क्या रेकी के अलावा और क्या क्या होता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हीलिंग क्या है। हीलिंग क्या है? हीलिंग का अर्थ एक तो यह है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी परिस्थिति को सामान्य करना, या उस रूप में पहुंचा देना जिसमें वो रिलीफ की स्थिति हो, या वो स्थिति हो जिसपे उसको, जिसकी स्वाभाविक स्थिति है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के कंधे में दर्द हो रहा है और हीलिंग करने से वो दर्द दूर हो जाए,
तो वो ये प्रक्रिया वो प्रक्रिया हुई जो व्यक्ति के को सुकून दे, जो व्यक्ति को सामान्य महसूस कराए और उसकी जो संकट है उसको हर ले। ओके। ठीक है? ठीक। अब रेकी रेकी दुनिया की सबसे प्रचलित हीलिंग पद्धतियों में से एक है। रे का अर्थ होता है विश्वव्यापी और की का अर्थ होता है ऊर्जा। ये ओके। जापानी भाषा में। ओके। क्योंकि रेकी का उद्गम जो हुआ ग्रैंड मास्टर मिकाओ उसूई थे, वो उन्होंने रेकी शुरू की तकरीबन 100 साल पहले, है ना? वो भी एक तपस्वी थे। तो उन्होंने ये रेकी दी इस संसार को। तो रेकी जो है विश्वव्यापी ऊर्जा का संचालन होता है। रेकी मास्टर के जो पाम्स हैं, ये जो वहां से पाम तो और वो रेकी जो है वो जिस व्यक्ति को रेकी दी जाती है, पहले इसमें इंटेंशन सेट की जाती है। यानी मेरी इंटेंशन है, मान लीजिए आपको हीलिंग देने की या रेकी ओके। देने की, हाँ। तो मैं आपको हीलिंग दूंगा। हीलिंग और रेकी एक प्रकार की हीलिंग पद्धति है। दुनिया में हजारों प्रकार की हीलिंग पद्धतियां मौजूद हैं। ओके। अब रेकी की भी बात करें तो रेकी भी कई तरह की आ गई। रेकी जो मिकाओ उसूई ने दी उसको कहते हैं उसूई रेकी। ओके। ऐसे ही करुणा रेकी है, कुंडलिनी रेकी है, अच्छा। होली फायर रेकी है, इमारा रेकी है। लोग इसमें एंजल्स का भी इन्वोक करते हैं, क्रिस्टल्स का भी प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से विविधता बहुत ज्यादा आ गई इसमें। ओके। बहुत ही रिवीलिंग था, मैं तो यही कह सकता हूँ अभी तो, क्योंकि रेकी के बारे में आपका इतना ज्ञान भी है और आप फिर लगता है किसी दिन आपके साथ बैठ के रेकी पे ही बात करते हैं। अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूँ। आप प्रांजल जी, क्योंकि आपका इतना डाइवर्स प्रोफाइल है, आप सोसाइटी को मल्टीपल लेंसेज से देखते हैं, स्पिरिचुअल है, साइकोलॉजिकल है और सोशल है। आज दुनिया इंडिया को किस नज़र से देखती है, आपको क्या लगता है? अगर बाहर वालों का लेंस आप लगा लें तो हमें किस नज़र से हिंदुस्तान को लोग देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। भारत ने विश्व को बहुत कुछ दिया है। योग, प्राणायाम, ध्यान, श्रीमद् भगवद गीता, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद ग्रंथ। भारत को मैं एक आध्यात्मिक और महाशक्ति मानता हूँ, है ना? तो भारतीयों को मैं तो यही संदेश दूंगा कि जो भारतीय हैं उनको आध्यात्मिक होके आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार सारे विश्व में करना चाहिए, जिससे भारत की जो कीर्ति है, जो यश है, वो सारी दुनिया भर में होगा और भारत की जय जयकार सारी दुनिया भर में होगी। आज जो लोग ज्योतिष शास्त्र सीखना चाहते हैं, लोग यहाँ पे कई लोग कह देते हैं सब अंधविश्वास है, सब ऐसे ही है। पर विदेशों में इन विषयों की पे जो रुचि विदेशी दिखा रहे हैं वो आश्चर्यजनक है। अगर आप वृंदावन जैसी जगह में कहीं जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अन्य देशों से आए हुए हैं और जो कृष्ण प्रेम को, कृष्ण भक्ति को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप रूस से मिलेंगे, आपको लोग अमेरिका से मिलेंगे, साउथ अमेरिका से मिलेंगे, अन्य देशों के लोग वहां पे आप देखेंगे किस प्रकार जिन विषयों जो भारतीय विषय है, मूलतः जिन विषयों में भारतीयों की रुचि लगभग शून्य है, उन विषयों में विदेशी अधिक रुचि दिखा रहे हैं और बहुत अच्छा करके दिखा रहे हैं। तो मेरा मानना है अगर भारतीय इसको गंभीरता से लेंगे और इसको दुनिया भर में फैलाएंगे तो हमारा जो भारत है इसकी जय जयकार होगी, इसका यश है वो सभी जगह बढ़ेगा। अब मैं थोड़ा सा एक बिल्कुल अपोजिट सवाल पूछ रहा हूँ कि आजकल जो करंट हमारी इंडिया की पोजीशन है वर्ल्ड में, हम इंडिया की प्रोग्रेस और स्ट्रॉन्ग नेशन इमेज जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं आजकल, अगर आप अमेरिकन या यूरोपियन होते तो क्या अब जो इमेज हम अब प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग नेशन की और प्रोग्रेस की, ऑपरेशन सिंदूर को ले लीजिए या इसको ले लीजिए, तो आप क्या इससे इंप्रेस होते या नहीं होते? देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द है रियलिटी। रियलिटी का अर्थ है वास्तविकता। एक शब्द है रियलिटी, दूसरा शब्द है परसीव्ड रियलिटी, यानी हमें जो वास्तविकता प्रतीत होती है ना। तीसरा है प्रोजेक्टेड रियलिटी, जो है प्रोजेक्टेड रियलिटी, यानी ऐसी वास्तविकता जो हम दर्शाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, है ना। तो रियलिटी को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। अब अगर हम जो चीज दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, क्या हम अपने अंदर झांक के देखें कि क्या हम वही हैं या हम कुछ और हैं और दिखा कुछ और रहे हैं क्योंकि हम कुछ और हासिल करना चाहते हैं। अंग्रेजी में कहावत है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर हम जो हमारी इन तीनों में, मेरा मानना है कि एक
तरह की सिंक्रोनस होना चाहिए। जो अगर आपकी जो एक्चुअल रियलिटी है और जो प्रोजेक्टेड रियलिटी है वो एक होंगी, हाँ, तो जो परसीव्ड रियलिटी है वो भी ज्यादा रियलिस्टिक होगी। अगर अगर मान लीजिए हम अपनी इमेज एक विश्व गुरु की दुनिया के सामने रखते हैं, है, परंतु टेक्नोलॉजी के लिए हम पूरी तरह से विदेशियों पे निर्भर है आज भी, तो हम कैसे विश्व गुरु हैं? तो विश्व गुरु की एक परिभाषा हमें सेट करनी होगी कि हम चूंकि आध्यात्मिक ज्ञान दुनिया को देते आए हैं, हमने अर्थशास्त्र भी दिया है, हमने ज्योतिष शास्त्र भी दिया है, हमने आर्यभट्ट और सुश्रुत, चरक, पाणिनि जैसे महान जो लोग हैं, चाणक्य हैं, महान दार्शनिक हमने दुनिया को दिए हैं। तो हमें कुछ ना कुछ उस विषय में भी अपनी जो है इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ेगी, ताकि हम दुनिया के सामने, अगर हम अपने आप को विश्व गुरु के तौर पे रखना चाहते हैं, तो कुछ हम ऐसा दे सकें दुनिया को जिससे वो लाभान्वित हो। मेरे ख्याल में प्रांजल जी, आपने इस सवाल का जवाब बहुत बढ़िया दिया कि अगर हमारी परसीव्ड रियलिटी, एक्चुअल रियलिटी, ये सब सिंक्रोनाइज्ड है, तो वास्तव में हम वो इमेज प्रोजेक्ट करेंगे जो हम करना चाह रहे हैं। तो जवाब आपने बहुत बढ़िया दिया इस सवाल का, मज़ा आ गया मेरे को सुन के। अब ये बताइए कि राइटिंग, स्पीकिंग, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, आप कई फील्ड्स में एक्टिव हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में आप खुद को किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? क्या अब और एक्सप्लोर करना चाहते हैं? किस फील्ड में अब जाना चाहते हैं? देखिए, मेरा मानना है इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता, ओके, है ना? और कुछ ना कुछ, कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आता है जो आपके जीवन में बदलाव लाता है। तो ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव होता है। कई लोग आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे, चाहे वो अनुभव सुखद हो, चाहे वो अनुभव दुखद हो। और वो जो लोग आते हैं वही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं और बदल के रख देते हैं। और मैं प्रारब्ध को बहुत मानता हूँ। मेरा मानना है कि ये सभी विषय जो है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है, चाहे वो हीलिंग है, मैं सभी विषयों में मेरी जो के प्रति जो मेरा आकर्षण है वो स्वाभाविक आकर्षण है। वो कोई आर्टिफिशियल अट्रैक्शन नहीं है, आर्टिफिशियल फैसिनेशन नहीं है। तो मैं अपने आप को इन्हीं विषयों में ज्यादा सहज महसूस करता हूँ। इसके अतिरिक्त अगर मैं कुछ करता हूँ तो कई बार मुझे आउट ऑफ प्लेस फील करता हूँ। तो जिस विषय से आप अलाइन करते हैं वो अपने आप आपको अपनी ओर खींच लेता है। तो प्रांजल जी, आज की कन्वर्सेशन बहुत ही एनरिचिंग रही। इंजीनियरिंग से लेकर स्पिरिचुअलिटी तक, राइटिंग से लेकर हीलिंग तक आपकी जर्नी रिमाइंड करती है कि लाइफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, बल्कि एक कॉन्शियस एक्सप्लोरेशन होती है। आपकी बातों से ये साफ होता है कि सक्सेस सिर्फ अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि क्लैरिटी, कंपैशन और कॉन्शियसनेस में छिपी हुई होती है। आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में जहां लोग डायरेक्शन और पीस दोनों खोज रहे हैं, आपकी इनसाइट से हमारे लिसनर्स के लिए निश्चित रूप से थॉट प्रोवोकिंग और इंस्पायरिंग रहेगी। आपका समय, आपका अनुभव और आपकी विजडम हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपके साथ मैंने जो समय गुजारा, ये जो इंटरव्यू हुआ, आपके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि श्रोताओं को ये गुफ्तगू बहुत पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, अगर आज की बातचीत ने आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर किया हो या अपनी लाइफ चॉइसेस पर रीथिंक करने का मौका दिया हो, तो यही इस कन्वर्सेशन की सबसे बड़ी सक्सेस है। इसी नोट पर मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं और जुड़े रहिए रेडियो एसएन के साथ, जहां बातें सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस भी होती हैं। नमस्कार।